जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी पर। माय डियर फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो पे हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। यानी दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम लोग वन शॉट के माध्यम से पूरी किताब से, यानी कि आपकी बुक में जो केमिस्ट्री में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इस वीडियो में पूरा का पूरा न्यूमेरिकल समाप्त होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। न्यूमेरिकल की टेंशन आप कह सकते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी समाप्त हो जाएगी। और वैसे बात करें बच्चों, तो आपका देखिए जो न्यूमेरिकल है वो आपका केमिस्ट्री में सिर्फ 3 चैप्टर से पूछा जाएगा। अब इसमें आपके शुरुआत के 3 चैप्टर होंगे, तो यहाँ पर तीनों चैप्टर को हम लोग फिनिश करेंगे। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोग ऐसे इंपॉर्टेंट वन शॉट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपका कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आधा भाग यानी कि 50%, ठीक है, यानी कि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अब देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा, बिल्कुल 100% दोस्तों गारंटी है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर आप सॉल्व करिएगा। तो यहां पर कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आधा भाग यानी कि 50% 10 मिनट में पूर्ण होता है, ठीक है, यानी कि आधा भाग कितने समय में, 10 मिनट में पूरा हो जाता है, पूर्ण होता है। तो कह रहा है कि इस अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा। तो हमें बताना है कि इस रिएक्शन का 80% भाग कितने समय में, यानी कि हमें इसमें क्या निकालना है, तो भैया टाइम निकालना है आप बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको जो है टाइम को फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे, बहुत ही इजी स्टेप में मैं आपको कराऊंगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत इजी है, आप लोग बेकार में टेंशन लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, आपको पता है कि न्यूमेरिकल कितना इंपॉर्टेंट है अगर हमें अच्छे नंबर चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान देना है कि इसमें दिया क्या गया है। और इसके पहले प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजक है, ठीक है, आपको उस फॉर्मूले को जरूर से यार तैयार कर लेना है। तो मैं आपको बता देता हूं, देखिए जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है, प्रथम कोटि यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसका जो अभिक्रिया का वेग समीकरण है वो हमारा होता है K = तो चलिए इसको यहाँ पर याद कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये होता है हमारा K = 0.693 अपॉन टी मतलब टाइम, ठीक है। और यहाँ पर होता है log 10 का बेस, ठीक है, ये जो log है आपका 10 बेस में होता है a/a-x। अब आप बोलेंगे भैया यहाँ पर a क्या है और a-x क्या है, तो समझ लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब आपकी अभिक्रिया शुरू नहीं होती है, यानी कि अभिकारक जो आपका अभिकारक पदार्थ होता है उसकी जो प्रारंभिक सांद्रता है उसको आप यहाँ पर a बोलेंगे, और आपका जब t समय पश्चात कुछ अभिक्रिया का भाग कंप्लीट हो जाता है उसे a-x से डिनोट करेंगे, यानी कि x जो पार्ट है ना, ये हमारा रिएक्शन में कंप्लीट होने वाला भाग होता है। चलिए अभी समझ में आ जाएगा। बाकी ये जो आपके सामने ये फॉर्मूला है, ये पूरा सूत्र है, इसको आप लोग मतलब एकदम याद कर लीजिए। अगर इसको नहीं याद किया ना तो इससे संबंधित क्वेश्चन काफी सारे बनते हैं, तो इसको आपको याद कर लेना है। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर। ये तो हमारा एक फॉर्मूला है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा, कह रहा है कि एक अभिक्रिया जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आधा भाग मतलब 50%, और ठीक है, तो 50% कितने में, 10 मिनट में पूर्ण होता है। तो मतलब यहां पर एक चीज आपको समझ में आई कि अभिक्रिया का अर्ध आयु कितना है, 10 मिनट है भैया, ठीक है। तो यहां पर आपका जो T1/2 यानी कि T½ ये कितना है, ये आप बोलेंगे भैया 10 मिनट है, ठीक है, 10 मिनट है। तो ये चीज हमारे पास आ चुकी है। अब इस के अकॉर्डिंग आप लोग क्या निकाल सकते हैं, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निकाल लेंगे। तो हमारा जब हमें पता है कि हमारा 10 मिनट में 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा के का मान जो है निकल आएगा। कैसे, तो आप बोलेंगे भैया इसका हमारा जो अर्ध आयु काल का हमने वेग स्थिरांक निकाला था, तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर हमारा इस प्रकार से होता है K = 0.693
और अपॉन होता है टी हाफ, और टी हाफ यानी कि T1/2 को टी हाफ बोलते हैं। तो ये हमारे पास बोलेंगे आप लोग कि 10 मिनट तो पहले से दिया गया है, तो ये हमारा हो जाएगा, इसको हम मान सकते हैं समीकरण 1। ठीक है, ऐसा इतना आप समझ लीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये अर्धायुकाल जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल का व्यंजक है उसी से लिया गया है। यहाँ पर टी हाफ हम लिख सकते थे, लेकिन टी हाफ की जगह पर 10 मिनट दिया है तो हमने डायरेक्ट 10 मिनट यहाँ पर करा दिया। ठीक है, तो ये आपका हो गया के का मान। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, अभी आगे ये काम आएगा, तो इसलिए इसको इतना आप यहाँ पर करके रख दीजिए। इतना समझ में आ गया। अब चलिए क्वेश्चन यहाँ पर आपका देखिए 10 मिनट में पूर्ण होता है। यहाँ तक हमारा जो प्रश्न है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप कह रहा है कि इस अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा। अब हमें बताना क्या है कि जो यही रिएक्शन है इसका अगर 50% भाग हमारा 10 मिनट में पूरा होता है तो 80% अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण होगी। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है। चलिए इसके बाद आपको लिखना है कि माना पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा हमें पता है, इसमें लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, माना पदार्थ, ठीक है, पदार्थ की प्रारंभिक यानी कि जो शुरुआत की मात्रा होती है इसे हम प्रारंभिक मात्रा बोलते हैं। तो प्रारंभिक मात्रा जो है ये हो जाएगी कितनी, हमारी स्मॉल ए। जैसा कि मैंने बताया है यहाँ पर ये क्या है, प्रारंभिक मात्रा है, जो मतलब जब रिएक्शन बिल्कुल शुरू नहीं होती है उसे बोलते हैं प्रारंभिक मात्रा। तो ये हो जाएगी हमारी प्रारंभिक मात्रा। अब इसके बाद आपको इसी में लिखना है कि टी समय पश्चात जो आपका टाइम, जब देखिए जैसे कोई रिएक्शन है तो वो समय के साथ आगे बढ़ती जाती है, तो यहीं पर आपको ये बताना है कि जब आपका टाइम बढ़ता जाएगा यानी कि टी समय पश्चात, जितना समय होता जाएगा रिएक्शन हमारी उतनी ही कंप्लीट होती जाएगी। तो टी समय पश्चात यहां पर आपको लिख देना है टी समय पश्चात, पश्चात यानी बाद में। ठीक है, बची मात्रा, बची मात्रा, तो इसको हम लोग किस प्रकार से डिनोट करते हैं, तो भैया इसको लिखते हैं a माइनस ए, मतलब प्रारंभिक मात्रा, और उसमें जो पदार्थ अभिकारक जो है प्रोडक्ट में चेंज होता जाता है, यानी अभिकारक जो है उत्पाद में चेंज हो जाता है, वो आपका x मात्रा होगा। ठीक है, तो a में से x जो है हमारा जो है घटता जाता है। तो इस प्रकार से इसको a माइनस एक्स लिखेंगे t समय पश्चात पदार्थ की बची हुई मात्रा को। ये हो गया। अब देखिए इसमें एक चीज आप लेके ये समझिएगा, यहाँ पर आप बोलेंगे क्या समझना है, तो देखिए मैंने बताया कि हमारी प्रारंभिक मात्रा ए है। ठीक है, तो हाँ ए है, हमने लिख दिया इसको। ठीक है, ए है। अब इसमें यहाँ पर माइनस क्या करना है, एक्स। एक्स का मतलब दोस्तों यहाँ पर आप लोग 80% भाग रिएक्शन से हम लोग क्या कर चुके हैं, खो चुके हैं। तो मतलब 80% रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका इधर ये अभिकारक है, ठीक है, और रिएक्शन होने के बाद ये चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में, तो अभिकारक जो है यहाँ पर जो प्रारंभिक मात्रा है वो हमारी 80% इधर प्रोडक्ट में चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो अब आप कह सकते हैं अगर हमारा अभिकारक 100% था तो 100 में से कितना भाग गया, 80% गया। ठीक है, तो अब आप यहां पर इसको a मतलब हमारा 1 इसके गुणांक में 1 है, तो इसके लिए आपको यहां पर 80 को 0.8 कर देना। ठीक है, 0.8 और यहां पर a कर दीजिए, मतलब प्रारंभिक मात्रा से इतना भाग हमारा जा चुका है। बचेगा कितना यहां पर, तो बोलेंगे भैया यहां पर 0.2a बच जाएगा। ठीक है, 0.2a बच गया। 80 को हमने यहाँ पर मतलब कर दिया कि इसके जैसे प्रारंभिक मात्रा पूरी 1 मान ले तो हमारा 80% को हम लोग 0.1 लिख सकते हैं। तो ये हमारा इस प्रकार से घट के यहाँ पर 0.2a हमारा रिएक्शन, इसमें इतना भाग हमारा बच गया टी समय पश्चात, और वही टी समय को हमें अब ज्ञात करना है। इतना समझ गए। अब चलिए इसके बाद देखिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं का मतलब बहुत ही यहाँ से ईजी हो चुका है। अब चलिए आते हैं इसी फार्मूले पर। इस फार्मूले से यूज करके आपको यहाँ पर टी निकालना है। ठीक है, इस टी को हमें निकालना है, क्योंकि यहां पर कह रहा है कितने समय में पूर्ण होगी, तो वही आपका समय आपको यहां पर निकाल के दिखाना है। चलिए यहां पर लिखेंगे k इक्वल टू, जो कि यहां पर क्या था 0.693 अपॉन टी। ठीक है, इसको बहुत अच्छे समझिएगा, इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपकी बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, लॉग और यहां पर 10 का बेस होता है a अपॉन a माइनस यक्स। इतना हो गया। ये तो हमारा सूत्र था, मैंने आपको जो याद करने को बताया था। लेकिन इसमें अब वैल्यू को कैसे रखेंगे वो आप लोग पहले चलिए समझ लीजिए। देखिए यहां पर हमें क्या निकालना है, टी को निकालना है। तो बोलेंगे भैया कि टी को हम इधर ले आते हैं। ठीक है, टी को निकालना है तो टी को इधर ले लेते हैं। तो यहां पर करेंगे टी बराबर, क्योंकि समय ही हमें ज्ञात करना है, टी बराबर 0.693। इतना हो गया। बटे में जो ये के आ रहा है, के का मान हमने कितना निकाला था 0.693 अपॉन
10। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बटे में कर देंगे 0.693 और जो बटे का ये 10 है ये पुनः ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर गुणे में आपका ये 10 पहुँच चुका है। ठीक है, 10 आपका ऊपर गुणे में पहुँच गया। ठीक है, और एक चीज हम यहाँ पर क्या भूले हैं, अभी हमारा रिएक्शन में जो क्वेश्चन था पूरा का पूरा प्रथम कोटि की अभिक्रिया में, तो ये रिएक्शन में हमारा यहाँ पर देखिए 0.693 ये हमारा, इसके लिए यार सॉरी, यहाँ पर देखिए होता क्या है, यहाँ पर होता है 2.303। ठीक है, 2.303 यार जल्दीबाजी में हो गया है, इसके लिए यहाँ पर मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। बाकी यार यहाँ पर देखिए इसमें होता है, ये अर्ध आयुकाल है तो अर्ध आयुकाल में 0.693 होता है और प्रथम कोटि का वेग स्थिरांक का व्यंजक यहाँ पर 2.303 होता है। ठीक है, तो यार इसको आप कर लीजिएगा 2.303, यहाँ पर यार 2.303 इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो यार ये थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, 2.303। ठीक है, 2.303 इंटू, और यहाँ पर आपका क्या है ए तो आपका वही रहेगा। ठीक है, आप बोलेंगे यहाँ पर ए भैया हमारा वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज अब जो है क्या बदलेगी, ए अपॉन ए माइनस एक्स का मतलब हो गया यहाँ पर इस वैल्यू को रखना है। ठीक है, 0.2a को, तो देखिए यहाँ पर जब आप करेंगे लॉग ए अपॉन और बटे में आपका 0.2a करेंगे तो ए से ए कैंसिल होगा, तो यहाँ पर 1/0.2 बचेगा। देखिए ये अगला स्टेप, यहाँ पर इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बस बचता है, तो ये हमारा 2.303 गुणे यहाँ पर 10 और यहाँ पर आपका log a बाई 0.2 मतलब ये मतलब हो जाएगा हमारे यहाँ पर log 5। ठीक है, log 5 बनेगा जब आप 1/0.2 इसको जो है यहाँ पर बदलेंगे तो यह 5 की वैल्यू आपकी 5 के बराबर आ जाएगी, और जब यह 5 आ गया तो यहाँ पर log था तो log 5 बनेगा, और बटे में क्या है आपका, बटे में आपका 0.693 है। ठीक है, ये हमारा इस प्रकार से बना। अब इसमें देखिए जब पूरा कैलकुलेशन आप करेंगे t बराबर, तो log 5 का मान मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये वैसे देखिए क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो वहां पर ये चीज़ें दी रहेंगी। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, यहाँ पर इसका जब इसमें पूरा ऊपर गुणा कराएंगे तो यहाँ पर 2.303 इंटू 10 और यहाँ पर log 5 का वैल्यू होता है 0.698। इसमें देखिए कैलकुलेशन का खेल होता है, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो चुका था, लेकिन इसको हमने सही कर दिया। तो यहाँ पर इतना जो है ये आपका log 5 का वैल्यू होता है, इतना आपको ये रख देना है, और बटे में क्या है आपका 0.693 इस प्रकार से। जब आप पूरा ऊपर का गुणा कराएंगे और नीचे का इधर इसका भाग करा देंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, तो t बराबर हमारे यहाँ पर टाइम निकलेगा, ऊपर का गुणा कराएंगे तो 16 बचेगा, यहाँ पर 16.095 ऊपर। ठीक है, और बटे वाला आपका वैल्यू आपको पता है 0. कितना है 693। जब ये पूरा आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 23.03, और ये क्या है टाइम है तो इसको आप मिनट का लिख दीजिए। ठीक है, इसका मात्रक यहाँ पर हो जाएगा मिनट में, क्योंकि मिनट में आपको यहाँ पर पहले भी दिया गया था 10 मिनट में। ठीक है, तो वैसे ही आपको यहाँ पर करना है। अब यहाँ पर यार एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, जो मैंने आपको बता दिया ये 2.303 है। ठीक है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक है, और जो हमने ये लिखा है के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ, ये अर्ध आयु काल का समीकरण है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। तो चलिए उम्मीद है आप लोग इसको समझ गए होंगे, बाकी सही कर लीजिएगा इसको। अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। देखिए दूसरा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी सॉल्व हर एक क्वेश्चन को आपको अपने से करना है, मैं आपको बता भी रहा हूँ, और सॉल्व आपको करते जाना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, सारे क्वेश्चन आपके प्रथम कोटि की अभिक्रिया से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। तो एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 सेकंड में 50% संपन्न होती है। कितने में? 100 सेकंड में 50% संपन्न होती है। तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कह रहा है ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको अभिक्रिया का क्या निकालना है? वेग स्थिरांक। बहुत ही यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ आज जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 100% आएंगे। चलिए अब आपको यहाँ पर पहले वही प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो हमारा वेग समीकरण है उसको लिखते हैं। के बराबर क्या था? 2.303। ये फॉर्मूला हर जगह लगेगा। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए। log 10 का बेस और यहाँ पर a अपॉन a माइनस
यक्स। इस प्रकार से ये होता है। ये हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजक है, ठीक है, ये वेग स्थिरांक का सूत्र है। ये हो गया। अब आपको पता है पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा a होती है और t समय पश्चात जो है पदार्थ की मात्रा a माइनस एक्स होती है। और यहाँ पर आपको t कितना समय लेना है, t आपका यहाँ पर 100 सेकंड लेना है। तो यहाँ पर चले लिखते हैं हम लोग कि t यानी कि t समय पश्चात यानी कि 100 सेकंड पश्चात, t समय पश्चात यानी कि आपको t यहाँ पर कितना है 100 सेकंड, ठीक है। तो 100 सेकंड आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दीजिए इस प्रकार से, 100 सेकंड बाद अभिकारक पदार्थ की शेष मात्रा, अभिकारक पदार्थ की कितनी शेष मात्रा आपको बतानी है। यहाँ पर शेष मात्रा हमारी कितनी बचेगी, देखिए 50% मात्रा आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो बचेगी कितनी, 50% ही बचेगी। तो यहाँ पर आपको इसमें लिखना है कि जो a माइनस एक्स हमारा यहाँ पर कितना बचेगा, देखिए a माइनस एक्स की जगह पर आप क्या करेंगे 1/2, क्योंकि हाफ का मतलब आधा, यानी आधा का मतलब 1/2 भाग आपका पदार्थ कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें आपकी प्रारंभिक मात्रा से ही तो ये गया है, तो 1/2 और इंटू a, ठीक है। तो ये आपका a माइनस एक्स का मान आ जाएगा, यानी कि इसको आप a/2 कर सकते हैं a माइनस एक्स की जगह पर, ठीक है। अब चलिए इसी वाले समीकरण पर आते हैं, इसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, वेग स्थिरांक ही निकालना है, यानी k का मान ही आपको निकालना है। तो इसमें अब कुछ भी आपको नहीं करना, डायरेक्ट चलिए वैल्यू को रख देते हैं और आपका पूरा आंसर देखिए आपके सामने आ जाएगा। चलिए यहाँ पर आपको करना है k इक्वल टू, अब यहाँ पर 2.303 अपॉन t का मान कितना है, t आपका 100 सेकेंड है, तो यहाँ पर रखेंगे 100, ठीक है, 100 गुणे लॉग, और यहाँ पर a आपका प्रारंभिक मात्रा वही रहेगा, और a माइनस एक्स की जगह पर जो मैंने बताया ये आपका यहाँ पर ये वैल्यू रहेगा। तो a/2 और जो बटे का 2 है वो आपको पता है कि ऊपर जाता है, तो यहाँ पर गुणे में आप 2 करा दीजिए और a से a आपका कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर k इक्वल टू कितना बचा 2.303 अपॉन 100, ठीक है, इतना आपको आ गया 100, और इंटू यहाँ पर log 2 बचा, ठीक है, log 2 बचा क्योंकि a से a कैंसिल करा चुके हैं। log 2 का मान कितना होता है, log 2 का मान होता है 0.3010, ठीक है, ये log 2 का वैल्यू होता है। तो चलिए अब जब इसका आप लोग इसमें गुणा कराएंगे तो यहाँ पर बचेगा k इक्वल टू 0.693, जब आप इसको जो है 2.303 से गुणा कराएंगे तो 0.693 आएगा, और अपॉन कितना है 100 है, ठीक है, बटे में क्या है 100 है। तो देखिए इसका अब यहाँ से कैलकुलेशन जब आप करेंगे, इसको 100 का जो है बटा है 100 का इसके ऊपर में भाग कराएंगे तो k बराबर आपका आंसर जो बचेगा वो आएगा 0.00, ठीक है, 2 जीरो बढ़ जाएंगे इसके सामने क्योंकि यहाँ पर बटे में 100 है, तो 2 जीरो यहाँ पर बढ़े और यहाँ पर आ जाएगा 693, और यहाँ पर इसका आपका सेकंड इनवर्स, ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे। तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है, इतना आपको करा देना है और इतने में आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे, तो k बराबर आप लिख सकते हैं 6.93 इंटू 10 की पावर यहाँ पर इसको -3 आप करा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक आंसर इसका हो सकता है, ठीक है, सेकंड इनवर्स इस प्रकार से। तो इस प्रकार से सेकंड इनवर्स है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको निकालना क्या था, तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, तो मतलब हमें k का मान निकालना था और आपके सामने इस प्रकार से आ चुका है। तो हमें देखिए यहाँ पर t दिया गया था और आपको बस ये चेंज करना था ताकि यहाँ पर जो a माइनस एक्स है इसकी जगह पर आपको a/2 कर देना, प्रारंभिक मात्रा का आधा, ठीक है, 50% का मतलब आधा ही होता है। तो इस प्रकार से ये सेकंड क्वेश्चन काफ़ी देखिए इजी तरीके से आपका सॉल्व हो चुका है, जो कि काफ़ी यार इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चनों को यहाँ पर लिया है। चलिए तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। अब इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए आएंगे, सिद्ध कीजिए। अब यहाँ पर इसमें क्या सिद्ध करना है, चलिए करते हैं। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 कितना 3/4 भाग पूर्ण करने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है, कितना 2 गुना। चलिए बहुत ही देखिए प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट में लेकर चलिए आप लोग इसे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए इसको करते हैं हम लोग अपना सॉल्व, बहुत ही ईजी तरीके से आपको प्रूफ करना है, इसमें बस कुछ भी नहीं करना। तो हमारा वही पुराना वाला फॉर्मूला फिर से यहाँ पर लगेगा। तो हमें पता है कि यहाँ पर
क्या होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण, वेग स्थिरांक का व्यंजक, तो यहाँ पर होता है k बराबर 2.303। इसको रट लीजिए अपने माइंड में, 303 t अप इंटू लॉग, और 10 का बेस होता है इसमें a अपॉन a माइनस यक्स। ठीक है, तो इसको आपको याद कर लेना, ये सूत्र हर एक जगह लगेगा आपका प्रथम कोटि में। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि 3/4 भाग पूर्ण करने में लगा समय। तो हमें पता है कि पदार्थ की जो प्रारंभिक मात्रा होती है वह कितनी होती है, तो हमारी पता है कि 100 होती है। 100 मतलब कि वो अगर कोई भी मात्रा होगी तो पहले तो 100 रहेगी ना, 100 में से ही कुछ भाग घटेगा। अब मान लीजिए कोई भी मात्रा आपको दी जाए, कोई भी पदार्थ है, तो उसमें अगर आप कोई भी वैल्यू को खर्च नहीं करेंगे तो 100 ही रहेगा, और फिर उससे कोई यूज करेंगे तो वो घटेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें मान लेना है। तो लिखेंगे माना प्रारंभिक मात्रा 100 है, या ए है जिसे ए आप बोलते हैं, तो ए आपका यहाँ पर हम मान लेंगे कि 100 के बराबर है। तो माना प्रारंभिक मात्रा, पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा बराबर 100, या आप एक ही जगह पर भी से ले सकते हैं। ठीक है, तो जब हमने इसको 100 मान लिया तो अब 100 में से 3/4 भाग आपका इससे जो है खर्च हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान कितना आएगा, देखिए x का मान कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, यहाँ पर समझिएगा, x = 3/4। ठीक है, और कितने से खर्च हो रहा है, तो 100 से खर्च हो रहा है, आपको पता है 100 से जब खर्च हो रहा है, तो देखिए 100 से जब खर्च हो रहा है तो यहाँ पर इसको देखिए 4 से इसको कैंसिल कराएंगे 100 को, तो कितना हो जाएगा 25 चौको 100, तो 25 गुणित यानी कि 75। ठीक है, तो मतलब 3/4 का मतलब क्या हो गया, 100 में से 75% भाग आपका कंप्लीट हुआ इसमें। ठीक है, तो x की जगह पर 75 आपका आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें आपको अब जो है वैल्यू को निकालनी है। चलिए निकालते हैं यहाँ पर आप लोग इस फार्मूले से पहले। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे k = 2.303 अपॉन, अब यहाँ पर आपका कौन सा है, t जो है 3/4, क्योंकि आपको दोनों समय को कंपेयर करके बताना है कि जो अर्धायु है वो दोगुना होता है इसका t 3/4 का। तो यहाँ पर t की जगह पर रखेंगे t 3/4। ठीक है, ये हुआ यहाँ पर लॉग, और प्रारंभिक मात्रा a आपका अब कितना मैंने बताया कि 100 होता है। ठीक है, 100 होता है बट a, अब यहाँ पर आप बोलेंगे a माइनस एक्स, तो भैया यहाँ पर हमने 75 जो है क्या निकाला है, x का मान, और a आपका कितना है 100 है, तो 100 माइनस 75 करेंगे तो a माइनस एक्स कितना आएगा, 100 माइनस 75 मतलब 25, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 हुआ। इतना आप समझ गए ना, क्योंकि x का मान 75 है और a का मान आपके पास 100 है, तो आप इस प्रकार से इसको माइनस करके यहाँ पर इसकी जगह 25 हमारा आ चुका है। ठीक है, इतना समझ गए। अब यहाँ पर इसको 25 से यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो जो आपका यहाँ पर k = आएगा वो कितना आएगा, k = 2.303 अपॉन t, यहाँ पर देखिए t समय को ही हमें निकालना है, तो हम t को इधर भी ले सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट इसको जो है t को इधर ले आइए, t को यहाँ पर ले लीजिए t 3/4, और यहाँ पर इसको k को जो है इधर ले आइए, k इधर ले आए तो यहाँ पर बचा लॉग, यहाँ पर कितना 4 बचा था। इसको फर्स्ट समीकरण आप मान लीजिए, एक समय हमने निकाल लिए t 3/4 के लिए। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए फिर से कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्या है k है। ठीक है, क्योंकि इसमें यार कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा है और इसीलिए न्यूमेरिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आ चुका है। अब हम लोग किसके लिए निकालेंगे, हमारा अर्धायु के लिए, अर्ध क्रिया के लिए। ठीक है, तो अर्धायु के लिए जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर एक क्या होगा, इसको आपको चीज को यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है कि इसी प्रकार। ठीक है, इसी प्रकार जैसे हमने ऊपर किया, इसी प्रकार यहाँ पर अब आपका t हाफ आएगा। t है t हाफ = 2.303 अपॉन के, तो वही रहेगा। यहाँ पर चेंजेस होगा, देखिए यहाँ पर आपको लॉग प्रारंभिक मात्रा 100 रहेगी, और जो आपका a माइनस एक्स है, ठीक है, तो ये आपका आधे का मतलब यहाँ पर ये भी जो 75 ये 50 रहेगा, तो 100 में से 50 जाएगा यानी कि 50 बचेगा, तो अर्थात यहाँ पर 50 करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से 10 तो यानी कि 2, तो यहाँ पर log 2 बचेगा। तो यानी कि जो t 1/2 आया ये कितना आया 2.303 अपॉन के, और यहाँ पर बच गया भैया log 2, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, 2 समीकरण हमारे निकल आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, लिखना है कि समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, तो इतनी चीज आप यहाँ पर लिखेंगे, समीकरण 1 में सेकंड यानी कि 2 का भाग देने पर। ठीक है, भाग देने
चलिए भाग देते हैं। समीकरण 1 क्या है आपके सामने, देखिए यहाँ पर समीकरण 1 है T3/4, तो यहाँ पर लिखेंगे T3/4 अपॉन भाग किसका देना है, T1/2 का, यानी कि T हाफ का, T1/2 इक्वल टू, अब समीकरण 1 में वैल्यू आपकी देखिए 2.303 अपॉन के है और इसमें 2.303 अपॉन के है। तो अगर आप दोनों को इसके बटे में रखेंगे तो ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, कैंसिल हो जाएंगी। मैं आपको यहाँ पर देखिए जगह नहीं, इसके लिए डायरेक्ट करा देना हूँ। ये दोनों क्या होंगी, बराबर है, तो इसलिए कैंसिल हो जाएंगी। बचेगा क्या, log 4 और ये log 2। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, log 4 अपॉन log 2 कर देना है। तो जब log 4 से log 2 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो ये 2 बचेगा, इतना बच गया। और यहाँ पर आपको क्या कर देना है, देखिए अब नेक्स्ट स्टेप जो है, लास्ट स्टेप बचा है, तो यहाँ पर आपका बच जाएगा T3/4 इक्वल टू, और यहाँ पर 2 है पहले से, और ये जो T1/2 है ये इधर जाएगा, तो गुणे में हो जाएगा T1/2। तो आपको बस इतना ही प्रूफ करना था। देखिए क्या प्रूफ करना था, क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 भाग पूर्ण करने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का कितना होता है, 2 गुना होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर लास्ट स्टेप में अगर आप देखें तो जो T3/4 यानी कि 3/4 भाग पूर्ण करने में लगा समय है, ये हमारे अर्ध अभिक्रिया का यहाँ पर 2 गुना यानी कि 2 का गुणा हो गया। बस इतना आपको प्रूफ करके इसमें लाना था। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग इतना यार समझ गए होंगे। काफ़ी देखिए मैंने ईजी तरीके से आपके सामने पूरा एक्सप्लेन किया है। बाकी काफ़ी देखिए अच्छा न्यूमेरिकल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ हमारा 3rd नंबर। अब आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। देखिए चौथा नंबर का आपका न्यूमेरिकल है, कह रहा है कि SO2Cl2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है हमारा, तो 60 मिनट का समय लगता है। तो कह रहा है कि यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो, ठीक है, यदि अभिक्रिया किसकी हो, प्रथम कोटि की हो, तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है, वेग स्थिरांक की आपको गणना करनी है। चलिए यहाँ पर इसको पहले आप लोग ये देखिए, जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है इसमें आपको 60 मिनट का समय कह रहा है, इसमें वियोजित होने में लगता है। कितना लगता है, वियोजित होने में 60 मिनट का टाइम लगता है। तो आप कह सकते हैं कि आधी मात्रा वियोजित मतलब कि यहाँ पर कि आपका जो टी हाफ है वो कितना है, ये 60 मिनट, यानी कि जो आधा समय वो कितना है, 60 मिनट है। ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा वियोजित होने में 60 मिनट लगता है, तो टी हाफ हमारे पास कितना हो गया, 60 मिनट है। इसके बाद कह रहा है कि यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो हमें पता है, मैंने आपको शुरुआत में देखिए बताया था कि जो हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल का व्यंजक है वो क्या होता है, तो ये हमारा होता है भैया K बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। ठीक है, टी हाफ, जो कि मैंने आपको आधायुकाल में बताया है। ठीक है, यहीं पर हमारी शुरुआत में मिस्टेक हुई थी। तो ये दूसरा एक फार्मूला, ठीक है, इस फार्मूले को जरूर याद कर लीजिएगा। 2 फार्मूले हैं यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया में, दोनों तैयार करना है। ये हमारा हुआ। चलिए अब यहाँ से देखिए बहुत इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं, बस इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पर K बराबर हो गया 0.693 अपॉन टी हाफ का मान कितना है, 60 मिनट है। तो इसको सेकंड में करना है, तो यहाँ पर 60 × 60 कर देंगे, यानी कि 60 मिनट को 60 से यहाँ पर दोबारा गुणा करा दिए, तो ये क्या बन गया आपका, सेकंड में चेंज हो गया। जब ये सेकंड में चेंज हुआ तो अब क्या हुआ, यहाँ पर 6 × 6 यानी कि ये देखिए, इसको जब पूरा का पूरा यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा, 0.693 अपॉन यहाँ पर आपका 6 × 6 यानी कि 6 × 6 36, तो ये आपका 3600 सेकंड में आया। और फिर इसका जब भाग कराएंगे तो यहाँ पर इसका जो है पूरा वैल्यू आएगा, जो वो हो जाएगा 1.925 × 10⁻⁻⁴, और इसका हो जाएगा सेकंड इनवर्स। ठीक है, सेकंड इनवर्स। तो ये क्या है आपका, यही आपका आ चुका है वेग स्थिरांक। तो वेग स्थिरांक मतलब के का मान निकालना था, तो के का मान यहाँ पे देखिए आ चुका है। काफी देखिए इजी है क्वेश्चन में देखने में आपको लग रहा होगा कि काफी बड़ा है, लेकिन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो अब ये जो 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है, 4 क्वेश्चन मैंने बताए हैं आपको, तो ये रासायनिक बल गतिकी चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। अब आपको मैं यहां पर कराऊंगा आपका जो वैद्युत रसायन चैप्टर है। वैद्युत रसायन चैप्टर से एक देखिए काफी तड़कता भड़कता प्यारा सा क्वेश्चन,
सेल का विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आता है। सेल का आपको क्या निकालना है, विद्युत वाहक बल, जिसे आप बोलते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में EMF ज्ञात करना है। चलिए EMF कैसे निकालते हैं, आपके सामने देखिए सेल का एक इक्वेशन दिया गया है, यानी कि Cu से Cu2 प्लस 1 मोल यहाँ पर इसकी सांद्रता है, और इसमें सेतु यहाँ पर लगा है Ag 1 मोल से Ag। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये सेल समीकरण हो गया, इसमें आपका यहाँ पर दिया क्या गया है E0। अब इसमें Cu2 प्लस Cu का यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर दिया गया है प्लस 0.34 वोल्ट, ये इसका विभव दिया गया है। ऐसी में आपका दिया गया है एक जो आपका Ag है, इसके लिए E0 Ag प्लस से Ag, इसमें वैल्यू है भैया प्लस 0.80 वोल्ट। अब यहाँ पर इसमें हमें क्या कंफ्यूजन आ रही है, देखिए EMF निकालना है, काफ़ी सारे बच्चे निकाल लेंगे, लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना है, जो कि मैं इसमें बताऊंगा आपको ट्रिक, वो अगर आप याद कर लेते हैं तो ऐसा क्वेश्चन कोई भी आ जाए, वैल्यू कोई भी चेंज करके दे दे, आप उसको एकदम चुटकियों में कर देंगे। सबसे पहले इसके जो है सेल का आप लोग अर्ध अभिक्रिया समीकरण जानिए। देखिए यहाँ पर इसमें अगर आप करना चाहें सेल का जो है, ये जो सेल दिया गया है इसका अर्ध अभिक्रिया समीकरण, तो आप देखिए कैसे करेंगे, लिख दीजिए यहाँ पर थोड़ा सा सेल का। देखिए मैं कोई भी चीज़ आपको कराता हूँ, भले थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन हमें बेस्ट तरीके से करना है ताकि थोड़ा सा काफ़ी टाइम तक याद रहे। ठीक है, कम से कम एग्जाम में तो हमें भूले ही ना। सेल का अर्ध अभिक्रिया समीकरण, अभिक्रिया समीकरण, ठीक है, अभिक्रिया समीकरण। अब यहाँ पर देखिए Cu के लिए जब देखेंगे आप लोग, यहाँ पर Cu2 प्लस से Cu, तो इसमें भैया क्या होगा, देखिए Cu से यहाँ पर आपका इसमें क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें यहाँ पर इस प्रकार से आपको 2 प्लस है ना, तो मतलब इसमें क्या है 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आपके जुड़ रहे हैं, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, मतलब जिसे आप लोग क्या बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो इसमें लिख लीजिए ऑक्सीकरण, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण और अपचयन अगर आप समझ गए और आपने 11th में ये चीज़ पढ़ी होगी, तो इसमें देखिए ऑक्सीकरण हो रहा है, और जहाँ ऑक्सीकरण होता है वहाँ पर क्या होता है एनोड होता है। क्या होता है एनोड। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा एनोड है, ठीक है, एनोड है ये। अब इसके बाद अगर Ag की बात करें तो देखिए दूसरा रिएक्शन यहाँ पर कैसे होगा, तो यहाँ पर Ag मतलब कि क्या है 2Ag, इसमें आपका यहाँ पर 2Ag प्लस इसमें आपका जो है इसमें जो है तो इलेक्ट्रॉन इधर आपके ऐड हो जाएंगे, और इसमें आपका बन रहा है 2Ag। तो इसमें के देखिए यहाँ पर जो आपका है ये अपचयन है, यहाँ पर क्या है अपचयन है, और अपचयन जहाँ होगा वहाँ पर कैथोड होता है। ठीक है, क्या होता है कैथोड होता है। तो ये आपका एनोड है और ये कैथोड है। अब इसमें देखिए एनोड कैथोड आप समझ गए। अब यहाँ पर इसमें जो फॉर्मूला लगेगा आपको EMF ज्ञात करने का, वो क्या लगेगा, तो वो फॉर्मूला देखिए होता है, यहाँ पर लिख लीजिए फॉर्मूला आप लोग, E0 सेल बराबर, फॉर्मूला होता है E0 सेल बराबर क्या होता है E0 कैथोड, यहाँ पर कैथोड होता है पहले, ठीक है कैथोड, और फिर आपका होता है माइनस E0 एनोड, इस प्रकार से होता है माइनस E0 एनोड, इस प्रकार से ये फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए एनोड और कैथोड की वैल्यू कैसे पता चलेगी, तो आपको मैंने यहाँ पर देखिए ये चीज़ अपचयन और ऑक्सीकरण सेल का समीकरण बता दिया। अब इसमें एनोड वाला कौन सा है, तो Cu वाला है। तो Cu का आपका यहाँ पर वैल्यू कितना था, देखिए अगर इसमें अगर आप जाएंगे तो कैथोड और एनोड आपको पहचानना पड़ेगा। पहली बात तो मैंने यही देखिए आपसे कहा है कि एनोड और कैथोड आप लोग जरूर पहचानिए। तो एनोड वाला आपका ये Cu है, Cu वाला ये वैल्यू है, तो यहाँ पर एनोड वाला वैल्यू आपको बाद में रखना है, यानी कि आपको ये वैल्यू बाद में रखना है और कैथोड वाला आपको पहले रख देना। तो चलिए इसको हम लोग आंसर को निकालते, देखिए E0 सेल बराबर इसका आपका निकल के आएगा कैथोड, यानी कि ये जो Ag वाला है, Ag वाला यहाँ पर क्या है 0.80, यानी कि आपको यहाँ पर क्या करना है 0.80, और इसमें फिर माइनस है, और एनोड में यहाँ पर ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पर रखेंगे 0.34, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जब घटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या निकल के आएगी EMF, तो E0 सेल बराबर निकल के आपका आएगा यहाँ पर 0.46, ठीक है। तो ये बचा, और इसका मात्रक वोल्ट, तो यहाँ पर ये, तो देखिए इसका EMF आपके सामने निकल के आ चुका है 0.46 वोल्ट,
ठीक है। तो ऐसे करके एनोड और कैथोड आप पहचानेंगे पहले समीकरण से, और फिर और मान लीजिए अगर एक ट्रिक आपको बताना हो, ऐसे आपको वहां पर ऐसा नहीं करना अगर, तो एक चीज ये ध्यान रखिएगा, जो आपकी बड़ी वाली वैल्यू है, ठीक है, ये ट्रिक आपको बताना हो, जो बड़ी वाली वैल्यू है इसको पहले कर देना है। और पहले क्या होता है, तो भैया बोलेंगे पहले कैथोड होता है, तो जो बड़ी वैल्यू होगी उसको आपको पहले कर देना है, बीच में माइनस करके, और फिर आपको छोटी वाली वैल्यू को बाद में कर देना है। ये एक ट्रिक है, ठीक है, बाद के लिए, जब मतलब ऐसा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा तब के लिए। लेकिन ऐसा फार्मूला आपको लगा के आंसर जरूर निकाल के आना, बस इतना कर देना है, नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका देखिए ईएमएफ निकल के आ चुका है। एक और क्वेश्चन है आपका ईएमएफ निकालने के लिए, तो चलिए उसको भी आप लोग थोड़ा समझ लीजिए, काफी ये भी इजी है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि Zn से Zn2 प्लस 1 मोल, फिर आपका C2 है यहाँ पर CO2 प्लस 1 मोल, इसका जो है यहाँ पर दिया गया Cu सेल का EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यहाँ पर विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, कह रहा ज्ञात कीजिए, जबकि इस सेल के लिए E0 Zn2 प्लस Zn तथा CO2 प्लस Cu के लिए मान क्रमशः -0.76 तथा प्लस 0.28 वोल्ट हैं। तो चलिए ये देखिए वैल्यू दी गई, यहाँ पर क्रमशः कहा गया है। अब इसमें क्रमशः तो बता दिएगा, तो हम समझ गए कि Zn2 प्लस Zn जो है ये आपका इसका वैल्यू 0.76 है माइनस वाला, और ये जो आपका CO2 प्लस है इसके लिए आपका ये वाला है। तो अब इसमें आप भैया एनोड और कैथोड वाला, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, वो ट्रिक लगाएंगे। मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट बता देता हूँ कि एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है, ठीक है। तो ये आपको मैं इसमें डायरेक्टली बता देता हूँ, ठीक है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आपको लिखना है कि E0 कैथोड, ठीक है, E0 कैथोड, इसमें कौन सा है कैथोड वाला, और फिर आपको बता दूंगा एनोड कौन सा, फिर आप देखिए चुटकियों में कर देंगे। तो यहाँ पर जो कैथोड है वो आपका ये वाला है, ठीक है, और मैंने बताया है। तो इस प्रकार से जो प्लस की वैल्यू है या जो बड़ी वैल्यू है उसको आप कैथोड मानेंगे। तो यहाँ पर प्लस 0.28 ये हमारा कैथोड हो गया, और फिर आप बोलेंगे एनोड, यहाँ पर भैया आपके सामने फिर से बच गया, देखिए। तो E0 एनोड आपको इसको मान लेना, ठीक है, ये आपका एनोड। तो एनोड आपका -0.76, क्योंकि ये नेगेटिव था तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको कर देंगे, क्योंकि बड़ी और छोटी मैंने बताया था, तो बड़ी वैल्यू आपके सामने यही तो है, तो बड़ी आपकी कैथोड हो गई और छोटी वैल्यू एनोड। तो ये आपके सामने इस प्रकार से बच गया। अब चलिए इसमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, तो विद्युत वाहक बल तो आपके सामने आ चुका है। देखिए E0 सेल इक्वल टू, यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे, E0 सेल इक्वल टू E0 सॉरी कैथोड यहाँ पर रहता ना पहले, कैथोड और माइनस E0 एनोड। इस प्रकार से ये सूत्र हमारा इसमें लग चुका है। जब सूत्र लगा दिए तो अब हमारे मान ज्ञात करने में क्या जाता है, तो E0 सेल इक्वल टू कैथोड का मान है यहाँ पर 0.28, और यहाँ पर आपका माइनस, और ये माइनस इसका देखिए, ये जो एनोड की वैल्यू है ये -0.76 और पहले से फॉर्मूले में भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस मिलकर यहाँ पर प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर बनेगा प्लस 0.76। तो ये पूरा वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा, जुड़ के यहाँ पर बनेगा कितना 1.04, और इसका मात्रक वोल्ट, ठीक है। तो ये तो E0 सेल का मान आपके पास कितना आ चुका है 1.04 वोल्ट। तो ये हमारा क्या है EMF हो चुका है, EMF इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपका पूरा सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन नंबर 6। अब चलिए एक और क्वेश्चन है आपका यहाँ पर प्यारा सा, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बिलियन चैप्टर से है, और इसको मैं आपके सामने कराने वाला हूँ क्योंकि तीनों चैप्टर से न्यूमेरिकल आपके आते हैं, ठीक है, इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर है कि जल में एथिल अल्कोहल का 1 विलियन भारानुसार 46% है, तो बिलियन में एथिल अल्कोहल तथा जल के मोल प्रभाज की गणना करिए। देखिए एथिल अल्कोहल क्या होता है C2H5OH, ये होता है एथिल अल्कोहल, ठीक है। तो इसकी आपको क्या निकालनी है, यहाँ पर आपको मोल प्रभाज जल और एथिल अल्कोहल दोनों का निकालना है। देखिए मोल प्रभाज का टोटल मान जो होता है वो 1 होता है, 1 से ज्यादा वैल्यू नहीं जा सकती। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको करा देता हूं, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे, आप लोग निकालेंगे एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। तो यहां पर लिखेंगे एथिल अल्कोहल यानी कि जो आपका ये है, तो आप लोग यहां पर लिख सकते हैं C2H5OH के मोलों
की संख्या, ठीक है, मोलों की संख्या। इसका फार्मूला होता है भार बटे अणुभार। तो भार कितना है यहाँ पर इसका देखिए, तो C2H5OH का जो भार होता है वो 46 होता है आप जब निकालेंगे, और अणुभार आपका ये भी यहाँ पर 46% भार पहले सॉरी दिया गया है, और अणुभार आपका ये भी 46 होता है। तो ये हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। C2H5OH के मोलों की संख्या 1 आ चुकी है, ठीक है, यानी कि 1 आ चुकी। और यहाँ पर इसको लिख देंगे n बराबर 1, ठीक है। ये आपकी किसकी है, तो ये भैया है C2H5OH की। अब आते हैं जल के मोलों की संख्या पर, ठीक है, क्योंकि जल और एथिल अल्कोहल दोनों का हमें निकालना है। तो लिखेंगे H2O यानी कि जल, H2O के मोलों की संख्या, ठीक है, इसको कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। तो अब इसमें फिर से भार बटे अणुभार वाला फॉर्मूला लगेगा। तो 46% आपका एथिल अल्कोहल था, 46 में से 100 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 44% आपका जल का भार बचा, ठीक है, बिलियन में, और बटे अणुभार, तो जल का अणुभार कितना होता है, तो 18 होता है। तो यहाँ पर 18 इस प्रकार से लिख दिए, और ये जो आपका कैपिटल एन का मान आया वो कितना आएगा, 2 यानी कि 44 में 18 का जब भाग कराएंगे तो 2.44, ये हमारे पास आ चुका है जल के मोलों की संख्या, दोनों की आ चुकी है। अब आपको क्या निकालना है, पहले एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकालना है, फिर आपको निकालना है जल का मोल प्रभाज। तो लिखेंगे यहाँ पर C2H5OH का मोल प्रभाज, ठीक है, C2H5OH का मोल प्रभाज। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हमारा मोल प्रभाज बराबर होता है यहाँ पर, इसमें जो एक स्मॉल n और यहाँ पर आपका स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ठीक है, दोनों के मोलों की संख्या जोड़ देनी है। जिसकी निकाल रहे हैं आप उसकी पहले ऊपर करेंगे और फिर नीचे दोनों का ऐड करके रख देंगे। तो अब आपका ये वैल्यू कितना आएगा, देखिए स्मॉल n का मान आपके पास 1 था, बटे स्मॉल n का मान 1 और प्लस कैपिटल N का मान आपके पास 2.44, ठीक है। तो ये पूरा आपका यहाँ पर इस प्रकार से ऐड हो जाएगा, और जो वैल्यू ऐड होने के बाद जो आएगा ये पूरा का पूरा सोल्यूशन 0.29 आपका आ चुका है एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। अब आपको क्या करना है, H2O के मोल निकालने हैं, ठीक है, मोल प्रभाज, H2O का मोल प्रभाज, H2O का मोल प्रभाज। तो H2O का मोल प्रभाज देखिए कैसे आएगा, मैंने बताया कि पूरा मोल प्रभाज का मान 1 होता है, तो 1 से आप माइनस कर देंगे एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज यानी कि 0.29, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.71, ठीक है। तो इस प्रकार से आ चुका है ये किसका, जल का मोल प्रभाज, और ये आपका एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज। और बाकी मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं तो आपको मैंने बता दिया। तो ये हो जाता है भार बटे अणुभार, आपको फार्मूला होता है। जैसे यहाँ पर हमने निकाला तो ये भार कितना था एथिल अल्कोहल का, 46% था, और अणुभार यानी कि इसका अणुभार निकालेंगे तो ये 46 आएगा। तो इस प्रकार से इसके मोलों की संख्या आ चुकी है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, यानी कि 7वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब एक और क्वेश्चन है आपका 8वां नंबर, तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर 2% यूरिया बिलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए, ठीक है। और इसमें एक चीज और दी रहेगी, वो आपका रहेगा क्या, आर बराबर आपका यहाँ पर दिया रहेगा 0.082। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका दिया रहेगा इस प्रकार से, और इसका मात्रक होता है लीटर वायु, ठीक है, वायु प्रति डिग्री मोल, ठीक है, इस प्रकार से मोलर स्थिरांक। तो ये इस प्रकार से देखिए वैल्यू आपके सामने इस प्रकार से दी रहेगी। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमें निकालना है क्या, परासरण दाब, ठीक है, परासरण दाब हमें निकालना है। तो इतना क्वेश्चन है, हमें निकालना है परासरण दाब। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, परासरण दाब आप पहले निकालने के लिए इसका टेम्परेचर कितना है, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर यूरिया का जो परसेंटेज है वो सारी चीजें अच्छे से फाइंड करके आप लोग यहाँ पर इसको निकाल देंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर मैं आपके सामने पूरा थोड़ा सा इसका जो है एक तरीका बता देता हूं। सबसे पहले आपको इसका टेम्परेचर मैंने बताया, जैसा कि टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस है। अब यहां पर ये क्या है, लीटर वायु डिग्री मोल। अब निकालना क्या है, परासरण दाब। तो इसको आप टेम्परेचर को क्या करेंगे, केल्विन में चेंज करेंगे। तो यहां पर जो ये 27% है, इसमें आपको ऐड कर देना है 273, ठीक है, 273। तो ये आपका जुड़ जाएगा जब, तो यहां पर 300 ये केल्विन आ चुका है, टेम्परेचर 300 केल्विन हो चुका है। अब यूरिया आपको निकालना है 2% यूरिया का। तो यूरिया को आप क्या करेंगे, यहां पर यूरिया का अणुभार बताएंगे, यूरिया का
अणुभार। तो मैंने आपको बताया कि यूरिया का अणुभार जो होता है वह 60 होता है, ठीक है, 60 होता है। मैंने आपको कई बार ये कराया है, निकाल के भी बता चुका हूँ। अगर आपसे नहीं बन रहा तो आप कमेंट करिएगा। बाकी देखिए यूरिया का फार्मूला आपको कहीं से भी आप फाइंड करके उसका अणुभार निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये यूरिया का अणुभार होता है 60। अब कह रहा है कि यहाँ पर आपको 2% यूरिया बिलियन का, कितना 2%, तो आपको 2 ग्राम यूरिया बिलियन का पहले आयतन निकालना है। देखिए 2 ग्राम यहाँ पर लिखेंगे, 2 ग्राम यूरिया बिलियन का आयतन, ठीक है, आयतन। तो ये हमारा होता है 100 ml, ठीक है, 100 ml हो जाएगा, ठीक है, 100 ml हो जाएगा इसमें। अब ये 100 यानी कि देखिए परसेंटेज दिया गया ना 2%, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100, देखिए परसेंटेज मतलब यहाँ पर 100 से ही आप लोग कंपेयर करेंगे ना, तो आपका 2 ग्राम यूरिया जो है इसका बिलियन का आयतन 100 ml में रहेगा। अब आपको अगर 60 इसका अणुभार दिया गया तो आपको 60 ग्राम के लिए चाहिए। तो देखिए जब 60 ग्राम के लिए आप निकालेंगे तो लिखेंगे 60 ग्राम यूरिया, 60 ग्राम यूरिया बिलियन का आयतन, ठीक है, 60 ग्राम यूरिया बिलियन का आयतन। तो जब 60 ग्राम के लिए निकालेंगे तो यहां पर आप क्या करेंगे 60 गुणे, अब यहां पर देखिए 100/2, 100/2 का मतलब ये है, देखिए 2%, तो 100 में से 2 भाग, तो मतलब 100 का यहाँ पर आप 100/2 करेंगे, ठीक है, 100/2। तो इतना जब आप कर देंगे तो यहाँ पर देखिए इसको करेंगे तो ये आपका 50 बनेगा, और 50 गुणे 60 करेंगे यानी 50 गुणे 60 करेंगे तो कितना बचेगा, ये आएगा 3000, और ये हो चुका है 3000 ml, ठीक है। तो ये आपका 3000 ml, या इसी को आप लिख सकते हैं क्या 3 लीटर भी लिख सकते हैं, 3 लीटर, ये इतना चीज हो चुका है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर जो हमारा वॉल्यूम है आयतन वो 3 लीटर आ चुका है। अब डायरेक्टली यहाँ पर लग जाएगा फॉर्मूला परासरण दाब निकालने का। तो परासरण दाब बराबर होता है परासरण दाब, यानी कि इसको P से डिनोट करेंगे, परासरण दाब यानी P बराबर होता है RT/V, ठीक है, इतना होता है। तो P इक्वल टू यहाँ पर R का मान कितना था, R का मान आपके सामने यहाँ पर 0.082 है, तो लिखेंगे 0.082 गुणे T का मान कितना था, टेम्परेचर 300 केल्विन हमने निकाला था आपके सामने यहाँ पर देखिए 300 केल्विन, तो इसको लिखेंगे 300 और बटे वॉल्यूम आपका 3 लीटर आया है, कितना आया है 3 लीटर। तो देखिए जब आप लोग यहाँ पर इसको केल्विन को नहीं लिखना, 300 बस लिखना है, तो अब यहाँ पर 300 से इसको यानी कि 100 आप ये बचेगा, ठीक है, और यहाँ पर P का मान कितना देखिए आ जाएगा, तो 2 पॉइंट इसका खिसक जाएगा क्योंकि 100 है ना, तो यहाँ पर 8.2 आ जाएगा, और इसका मात्रक होता है वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल। तो इसका परासरण दाब 8.2 वायुमंडल आ चुका है। तो इस प्रकार से देखिए आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। तो ये टोटल मैंने आपको 8 क्वेश्चन बताए हैं। अब अगर आपको इनमें कहीं भी कंफ्यूजन आ रही है, ठीक है, वैसे मैंने क्लियर किया है, फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुई थी, लेकिन वो भी मैंने आपको बता दिया कि दोनों क्वेश्चन के आपको पहले उनके जो है फॉर्मूले तैयार करने हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों 8 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। 8 क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल तैयार करके जाइएगा, इनमें से बोर्ड एग्जाम में आने के काफी ज्यादा चांस है, और न्यूमेरिकल आपका बिल्कुल केमिस्ट्री में कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में और भी अगर जो क्वेश्चन बचे होंगे तो उनको मैं करा दूंगा। बाकी आपको ऐसे 1 शॉट वीडियो मिलते रहेंगे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों का शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।